बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 के जो हमारे पार्ट्स हैं वो 3 होंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत लेंथी चैप्टर है और इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चूँकि बेसिस प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से हमें इन्हें दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू करना है। यूनिट 2 की आउटलाइन में जो आज हम लोग जिन 3 पॉइंट्स का रिव्यू करेंगे उसमें अचीवमेंट टेस्ट, मेजरिंग लोअर ऑर्डर थिंकिंग, मेजरिंग कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, और ये अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशन है। अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है? एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, that is by N.M. Downey. The type of ability test that describes what a person has learned to do, Thorndike and Hagel. Functions of achievement test. It provides basis for promotion to next grade. Achievement test से बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट किया जा सकता है. Find out where each student stands in various academic areas. Motivate the students before a new assignment has taken up. Expose pupils difficulties which the teacher can help them to solve. स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और उस वीकनेसेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ऑन बिहाफ ऑफ दोज वीकनेसेस टीचर उनको प्रॉपरली मोटिवेट कर सकता है. Characteristics of achievement test. The first one is reliability. The degree of accuracy which an exam test measure what it seeks to measure a given variable. A good test reliability means that the test taken will obtain the same test score over repeated testing as long as no other extraneous factors have affected the score. The second characteristic is validity. Validity is the quality of a test which measures what it is supposed to measure. ठीक है, जो किसी चीज़ के एक्चुअली किसी टेस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया है वो उसी चीज़ को मेजर करे. इट इज़ द डिग्री टू विच एविडेंस, common sense or theory supports any interpretations or conclusions about a student based on his or her test performance. और इसमें ये होता है कि वैलिडिटी में इस चीज़, अगर हम किसी बच्चे की साइंस टेस्ट में वैलिडिटी चेक करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके साइंस सब्जेक्ट का ही टेस्ट लेंगे. किसी बच्चे की इंग्लिश ग्रामर को देख के ये अंदाज़ा लगाना कि इसकी साइंस में ये बहुत चल सकता है, या साइंस को देख के अंदाज़ा लगाना कि जिन बच्चों की साइंस अच्छी होती है उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, इट मीन्स कि ये वैलिडिटी नहीं है. साइंस की कैपेसिटी, साइंस का एप्टीट्यूड का अंदाज़ा लगाना है तो साइंस का टेस्ट लें, और अगर मैथमेटिक्स या इंग्लिश का अंदाज़ा लगाना है तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टेस्ट लें. A test is valid but when it produces consistent score over time, जब वो बार बार सेम स्कोर देता है. मेजर what it intends to measure, उसी चीज़ को मेजर करे जिस चीज़ को मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है. कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, उसे बगैर किसी असर व रसूख के सही तरीके से चेक किया जाए. हैज़ रिप्रेजेंटेटिव नॉर्म्स, और वो बाकी लोगों के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत रखता हो. ईज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन. हर टेस्ट इज़ गुड जब उसको हम आसानी के साथ कंडक्ट कर सकते हैं. एक ऐसा टेस्ट जो बहुत एक्सपेंसिव होता है वो स्टूडेंट के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है. इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ऐसे टेस्ट को मीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन को बहुत पैसा लगाना पड़ता है. सो कॉस्ट शुड बी नॉर्मल. टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, मुनासिब और मुतवाज़न बैलेंस टाइम जो है वो टेस्ट को देना चाहिए और एक्सेप्टेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो ये ना शोर मचाएं कि जो आइटम्स पूछी गई हैं दोज आर आउट ऑफ कोर्स, सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दैम. जो टेस्ट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट मीन है कि वो छोटा हो, स्मॉल टेस्ट हो, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी से उसको स्कोर किया जाए. उसकी स्कोरिंग के ऊपर टीचर की पसंद नापसंद, स्टूडेंट के साथ उसके बायसेस ना हो, प्रेजुडिसेस ना हो, ताकि टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल तासुब का शिकार ना हो. और इक्विलिब्रियम होना चाहिए इसमें, ये कि जो स्टूडेंट टीचर हैं उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेम सेम होने चाहिए. स्पेसिफिसिटी. द आइटम इन टेस्ट शुड बी स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्टिव. precise and clear items should be very precise, clear and in a very नॉर्मल वर्ड्स. बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको आइटम्स में यूज़ नहीं करने चाहिए और कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए. नाउ अचीवमेंट टेस्ट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं. एक को हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं और एक को हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं. टीचर मेड टेस्ट के आगे फिर कुछ टाइप्स हैं जिसमें रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल. रिटन टेस्ट की फिर 3 टाइप्स हैं जिसमें ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं.
Now, first of all is standardized test. Standardization means uniformity of procedure in scoring, administering and interpreting the result. Standardization का मतलब ये है कि जो भी प्रोसीजर प्रोसेस पेपर को चेक करने का तरीकाकार, पेपर को एडमिनिस्टर करना यानी किस जगह पे लिया जाएगा और उसके रिजल्ट्स किस तरह से शो किए जाएंगे, इसके लिए कुछ खास स्टैंडर्ड्स रखे जाएं. अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज वन इन विच द प्रोसीजर apparatus and scoring have been fixed so that precisely the same test can be given at different times and places. स्टैंडर्डाइज टूल इज वन फॉर विच नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. इसके लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं. स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर सेवरल ट्रायल्स ऑफ अ टेस्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर एट अ टाइम कंडक्ट किए जा सकते हैं. सेकेंड इज टीचर मेड टेस्ट. टीचर मेड टेस्ट और आम कॉमन से जो टेस्ट हमारे क्लासेस में लिए जाते हैं उनको हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं. इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं, कोई रूल्स नहीं और कोई ख़ास किस्म के प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं किए जाते, बल्कि टीचर्स स्टूडेंट्स की टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए डेली बेसिस पे भी ये टेस्ट बना सकते हैं. These are the differences between standardized test and achievement test. Standardized test खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, जबकि टीचर मेड टेस्ट डेली छोटे छोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रख के बनाया जा सकता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट का स्कोप बहुत वसी होता है, जबकि टीचर मेड टेस्ट का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट के रिजल्ट फुली एक्यूरेट होते हैं, टीचर मेड टेस्ट के जो है उसमें भाम बाकी रहता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिफाइंड होता है, नॉर्म्स रखता है, जबकि जो टीचर मेड टेस्ट है वो कम रिफाइन होता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के नहीं बनाया जाता और इसके कोई ख़ास नॉर्म्स भी नहीं होते. स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर और एक्सपर्ट्स होते हैं, जबकि टीचर मेड टेस्ट के लिए कोई ख़ास प्रोसीजर या सोर्सेज अडॉप्ट नहीं किए जाते. जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो पब्लिश्ड होते हैं, टीचर मेड टेस्ट पब्लिश्ड नहीं होते. कवरेज ऑफ करिकुलम, इसके अंदर पूरा स्टेट इलाके का, जैसे हमारे बोर्ड के पेपर होते हैं तो सबको अपना सिलेबस कवर करना ज़रूरी होता है, लेकिन टीचर मेड टेस्ट में स्मॉल एरियाज, छोटा 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर कवर करके हो सकता है. द सेकेंड पार्ट इज मेजरिंग लोअर ऑर्डर थिंकिंग एंड मेजरिंग कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स. अब उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देखें कि हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर है क्या. Okay, जी. High order learning, the process of which by you are aware of your own thinking and learning by observing how you think and how you learn, you gain understanding of your thought process and can more easily adopt the best strategies for you to learn. High order learning occurs at the top 3 levels of Bloom taxonomy. ठीक है. हायर ऑर्डर का मतलब है कि हम खुद सोच सकते हैं, वी आर अवेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें इंटरप्रेट कर सकते हैं, उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं. हाई ऑर्डर लर्निंग में जो 3 लेवल्स ब्लूम टेक्सोनॉमी के यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग. और उसके साथ उनके बिहेवियरल वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर हमने एनालाइजिंग, एवेलुएशन या क्रिएशन को चेक करना है तो हम कौन से वर्ड्स एज अ बिहेवियरल टर्म्स या आउटकम्स यूज़ कर सकते हैं. आउटकम्स ऑफ हायर ऑर्डर लर्निंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स. जो आउटकम्स होती हैं उसमें एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, थिंक क्रिएटिवली इन वर्ड एंड इन्वेंट एंड प्रोड्यूस, जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड नॉलेज. उसमें वो इन्वेंट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एक नया आइडिया जनरेट कर सकता है अपने नॉलेज को यूज़ करके. थिंक क्रिटिकली, चैलेंज, डिबेट, डिस्कस, मेक डिसीजन, कंपेयर, एनालाइज, लेट, जस्टिफाई, एनालाइज एंड evaluate information and ideas, plan for the future. Low order learning. Lower order learning is learning by sheer association. Lower order learning occurs at lower 3 levels in Bloom's taxonomy. इसमें हमें हर वक्त दूसरे लोगों से बात करना पड़ती है, जिसमें रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग आता है. ये फर्स्ट 3 लेवल्स हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल ब्लूम टेक्सोनॉमी का रिमेंबरिंग है. सेकंड, जब आप रिमेंबर करना शुरू करते हैं फिर आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ जाते हैं. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है तो फिर आप चीज़ों को अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल है, और ये देखें कि आपके सामने ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो हमारा सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन है उसके 6 स्टेप्स हैं, रिमेंबरिंग से क्रिएटिंग की तरफ. जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं जिनको बॉटम में देखें, फर्स्ट वन इज़ रिमेंबरिंग, सेकंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड द थर्ड वन इज़ अप्लाइंग, कि लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को शो करते हैं, जिसको हम लॉट्स भी कहते हैं, LOTS, लॉट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स.
और फिर जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को शो करते हैं, दैट इज एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। दैट मीन्स हॉट्स, इसको हॉट्स कहा जाता है, HOTS, हॉट्स। ये देखिए लेवल 1 और लेवल 2, द सेम पिक्चर इज अगेन हेयर, दैट मीन्स हॉट्स एंड लॉट्स। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम? लोअर और आपको जो हमारी लोअर है और हायर है वो समझ आ गई। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू इंटीग्रेट सेट ऑफ लर्निंग गोल्स, multiple performance objectives that emphasize coordination and integration of separate skills that constitute real-life task performance. In complex learning, the whole is clearly more than the sum of its parts because it also includes the ability to coordinate and integrate those parts. ठीक है? अब मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम क्या है? जब आपकी लोअर और आपकी हाई ऑर्डर लर्निंग स्किल्स आपस में मिल जाती हैं और आप एट अ टाइम लोअर और हायर ऑर्डर को मिला के किसी काम, किसी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट शोज योर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ की कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें हम रिटन वर्क, प्रोजेक्ट्स, परफॉर्मेंसेज और प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। जैसे कैपस्टोन असाइनमेंट है, पोर्टफोलियोज़ है, फोकस ग्रुप्स है, इंटरव्यूज़ हैं, सेल्फ इवेलुएशन है। जब हम रिटन वर्क, प्रोजेक्ट और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि समवन नोज हाउ टू वर्क, उसका नॉलेज, उसकी चीज़ों को लेके कंप्रीहेंशन इज़ बेटर, उसकी हायर और लोअर एबिलिटीज़ इतनी हैं कि वो रिटन वर्क कर सकता है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकता है, परफॉर्मेंस पे काम कर सकता है। Capstone assignments are normally assignments related to IT subjects. Portfolios are those things in which a student or teacher collects everything, all notes, all content, whatever they are using throughout their term, their discipline. जो भी आप अपने notes पोर्टफोलियो में इकट्ठे करेंगे, जिससे ये पता चले कि आपने कितने आर्टिकल्स एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़े हैं, आपने कितने नोट्स कलेक्ट किए हैं, आपने कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट की, आपने क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए कितनी बुक्स पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों की कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहा जाता है। फिर फोकस ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स जो कि डिस्कशंस करते हैं, जिनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, जिन्हें डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपका व्यू पॉइंट, चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस, क्रिएशन, आप क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में, एंड एट द एंड सेल्फ एवेलुएशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ MCQs टाइम। ठीक है, इस जो हमारे फर्स्ट 3 जो हमारी टॉपिक की चीज़ें थी उनसे रिलेटेड हमारे कुछ MCQs हैं। नॉर्मली इसमें जितने भी MCQs हैं वो मैंने टेक्सोनॉमी से लेने की कोशिश की है, और टेक्सोनॉमीज़ आपने डिटेल से पहले भी पढ़ी हुई हैं, और कमिंग लेक्चर्स में जो हम रिव्यू करेंगे उसमें भी हम ब्लूम टेक्सोनॉमी और सोलो टेक्सोनॉमी का रिव्यू दोबारा करेंगे। टेस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट। वो कौन सा टेस्ट है जो कि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स बनाते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको देखा जाता है। The test administered by a large group at one time is called standardized test, panel test, school test, teacher made test. Standardized test ओरिजिनल लेवल पे लिया जाता है। Assessment must be based on norms, curriculum, test, behavioral objectives. ज़ाहिर है असेसमेंट का पहला रूल ही ऑब्जेक्टिव्स है कि आप अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रख के बच्चे की असेसमेंट करें। Characteristics of individual assessment is boring activity, easy use, more attentive and rubrics. जब हम एक इंडिविजुअल की असेसमेंट अलग से करते हैं तो उसको ये बोरिंग लगता है, ईजी होती है करनी, या इसमें ज़्यादा अटेंटिव, ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा अलर्ट होना ही पड़ता है। एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स विल आर्ग्यू द पॉइंट, recall information, categorize topics, calculate distances. आर्ग्यूमेंट की बात होगी तो इसका मतलब है कि वो एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, रिकॉल का मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसके नॉलेज में है। कैटेगराइज टॉपिक्स करेगा तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों को सिंथेसाइज करेगा, और अगर वो कैलकुलेट करेगा तो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेशन के अंदर चीज़ों की जो है वो वैल्यूएशन कर रहा है और उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट कैन यू इन्वेंट और डिज़ाइन इन अ सैम्पल ऑफ नॉलेज? अगर आपको एक चीज़ का सैम्पल डिज़ाइन करने को या बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन और सिंथेसिस। डेफिनेटली अगर आपने सैम्पल देखा हुआ है और आप उसको री इन्वेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिंथेसाइज करेंगे। Define the actions of the main character. What level of Bloom taxonomy is that?
जिसमें आप किसी चीज़ को डिफेंड करते हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन दे रहे हैं, एनालिसिस और क्रिएटिंग। ऑब्वियसली जब आप एनालाइज करते हैं उसी वक्त आप डिफेंस देते हैं कि ये ठीक था, ये ठीक नहीं था। तो जब आप डिफेंस देंगे तो आप एनालाइज करेंगे। इन्फर, फॉलो, इंटरप्रेट, समराइज, डेमोन्स्ट्रेट, साइट एंड इट्स इंटरपोलेट आर ऑल वर्ब्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब ये कंप्रीहेंशन को शो करता है, क्योंकि नॉलेज ये हो नहीं सकता। सिंथेसिस में हम चीज़ों को कलेक्ट कर देते हैं और एप्लीकेशन में हम उनको अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज कंप्रीहेंशन। If student construct a model to show how something works, that is application. Obviously वो एक चीज़ आपके सामने इन्वेंट करके ले आया है कि ये काम कैसे करती है, तो वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन। If a student does a visual presentation on a update version of equal angle connected to a topic or she is, what they will do, वो क्या करेंगे, comprehensive कंप्रीहेंस कर रहे हैं, चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो सिंथेसाइज कर रहे हैं उसको यहाँ पे। तो these are the 10 MCQs related to this half chapter, and for queries you can ask me on my YouTube channel, you can ask me through email too. Thank you very much.